साथियों, जय भीम। मैं अमित धर्म सिंह। किन्हीं कारणों से पिछली बार मेरी बात अधूरी रह गई थी, उसी बात को मैं आज वहीं से आगे बढ़ाता हूँ। आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी? हाँ, मैं बात शुरू करता हूँ। पिछली बार राजनीति में प्रतिनिधित्व के बारे में जब हम बात कर रहे थे, तो वह बात अधूरी रह गई थी। वहीं से मैं बात शुरू करता हूँ। तो राजनीति में प्रतिनिधित्व की बात करते समय जब हम देखते हैं, तो हम इसे दो रूपों में देख सकते हैं। जैसे गैर दलित पार्टियां हैं, तो उनमें हमारा कितना प्रतिनिधित्व है और कितने लोगों को उन पार्टियों में संतोषजनक स्थान दिया जाता है, इस बारे में विचार कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जो हमारी अपनी पार्टियां हैं, उसमें हमारा प्रतिनिधित्व किस तरह का होता है और उसकी क्या परेशानियां हम लोगों के सामने आती हैं इस संबंध में। तो जितनी भी गैर दलित पार्टियां हैं, उसमें हम देखते हैं कि पहले तो हमारा प्रतिनिधित्व ना के बराबर है, इक्का दुक्का कहीं दिखाई देता है। लेकिन वो प्रतिनिधित्व भी ऐसा है कि ऊंचे पदों पे जाने के बाद वे चाहते हुए भी दलित समाज के जिस तरह से या जितना काम आना चाहिए उतना शायद वे नहीं आ पाते हैं। जाहिर है उन पे राजनीतिक दबाव रहता होगा या उस तरह की सेवा शर्तें तय होती होगी कि यदि आप इस पार्टी में बने रहना चाहते हो तो आपको पार्टी की विचारधारा के अनुसार काम करना पड़ेगा। तो बहुत से ऐसे जो दलित नेता दूसरी पार्टियों में संतोषजनक पदों पर भी पहुँचे, तो उनका भी कोई अवदान हमें समाज के दलित समाज के उत्थान में विशेष दिखाई नहीं देता है। तो उसकी जो मैं बाध्यता बता रहा हूँ, परेशानियाँ बता रहा हूँ, वे तो रही होंगी। तो इन परेशानियों को देखते हुए कई बार ऐसा लगता है कि जैसे हमारे उन दलित नेताओं को जो गैर दलित पार्टियाँ किसी ऊंचे स्थान पर स्थापित करती हैं या उनको संतोषजनक पदवी देती है, तो वे उसको एक तरह से चेहरे के रूप में इस्तेमाल करती हैं और या कह सकते हैं कि राजनीतिक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करती हैं और दलित समाज के तुष्टिकरण के लिए वो शायद ऐसा करती हैं, ताकि वो दलित समाज को बता सके कि देखिए हमने आपके समाज से इस व्यक्ति को यहाँ से यहाँ किया या अपनी पार्टी में ऐसा स्थान दिया। तो कई बार ऐसा लगता है कि ये कार्य बिल्कुल वैसा होता है कि जैसे हम बचपन में खेलते थे कि शीशे का कोई टुकड़ा उठा करके देखते थे और उससे सूरज के सामने लगा करके किसी दूसरे की आंखों पर हम लाइट डालते थे। तो उससे क्या होता था कि सामने वाले की आंख पर जब लाइट पड़ती थी शीशे की, तो आंखें उसकी चुंधिया जाती थी। तो पर्याप्त रोशनी में भी वो नहीं देख पाते थे आंखें चुंधियाने के कारण। तो गैर दलित पार्टियों में जो भी हमारे बड़े पदस्थ राजनेता जाते हैं, पार्टियां उनका ठीक वैसा ही इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि दलित समाज कहता है कि हमें रोज़गार चाहिए, तो वो हमें उसका चेहरा दिखाते हैं। हम कहते हैं, दलित समाज कहता है कि हमें शिक्षा का उचित प्रबंधन चाहिए या हमारी जो भी मूलभूत परेशानियां हैं, आवश्यकताएं हैं, उनके संबंध में हमें जवाब चाहिए, तो वे हमें उनका चेहरा दिखाते हैं और हमारा तुष्टिकरण करते हैं या फिर हमारी आंखें चुंधियाने का काम करते हैं। तो इस तरह का प्रतिनिधित्व हमारा गैर दलित पार्टियों में दिखाई देता है। पिछले दिनों महामहिम राष्ट्रपति जी के संबंध में ये बात आई थी कि वो भूमि पूजन नहीं कर रहे हैं अयोध्या में।
तो मंदिर में भूमि पूजन वाला जो प्रश्न है उसके बारे में तो हम ये ठीक से तो नहीं कह सकते कि उसका क्या कारण रहा होगा कि उन्होंने भूमि भूमि पूजन क्यों नहीं किया। लेकिन विचार करने वालों ने माना कि ये जातीय भेदभाव की वजह से है, धार्मिक भेदभाव की वजह से है। मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है कि राष्ट्रपति जी ने स्वयं ही इसकी अनुमति ना दी हो और लोगों ने इसको एक तरह से भेदभाव की श्रेणी में रख करके ज़्यादातर गलत माना। लेकिन 1% में यह विचार करता हूँ कि उन्होंने भूमि पूजन नहीं किया, तो मुझे लगता है कि कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि अम्बेडकर ने कभी कहा था कि जितने पाँव मंदिरों की तरफ जाते हैं वे सब स्कूलों की तरफ जाएंगे, तो ही इस समाज का जो है उद्धार हो सकेगा। तो यद्यपि अम्बेडकर के कालाराम मंदिर और इस विचार में, कालाराम मंदिर का जो आंदोलन है उसमें और इस विचार में भी थोड़ा विरोधाभास नज़र आता है, लेकिन ये समय सापेक्ष किए गए आंदोलन या विचार रहे होंगे। लेकिन हमारे समाज के लिए ज़रूरी है कि हमारा जो फोकस है, हमारी जो एनर्जी है, हमारा जो समय है, वो मंदिर की अपेक्षा वो शिक्षालयों की तरफ ही ज़्यादा लगे, ज़्यादा खर्च होए, तो उसी से इस समाज का भला हो सकता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। अब जो हमारी जो दलित पार्टियां हैं जितनी भी, उनमें अगर हम देखते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा दोष मुझे दिखाई देता है, और वो दोष आप व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का दोष मान सकते हैं, या मठाधीशी का दोष मान सकते हैं, या जो नेतृत्व का जो आग्रह व्यक्ति में होता है उसका दोष मान सकते हैं। मैं यह देखता हूँ कि जो दलित पार्टियां हैं उसमें एक बार जिसका चेहरा निखर के सामने आ जाता है वह फिर दूसरा चेहरा अपने जीते जी, यानी अपना प्रतिनिधि तैयार नहीं करता है। उसका खामियाजा यह भुगतना पड़ता है कि पार्टी उस व्यक्ति विशेष के साथ ही जो है पतन की ओर अग्रसर होने लगती है। हम बसपा की ही बात करें तो उसमें देखिए कि काशीराम जी ने जीते जी मायावती जी को अपना प्रतिनिधि बनाया, लेकिन मायावती जी संभवतः अभी तक अपना कोई ऐसा प्रतिनिधि चेहरा हमें नहीं दे पाई है के बारे में यह समाज आशान्वित हो सके, या जिसको भविष्य का अपना नेता चुन सके। तो राजनीति में इस तरह की दोनों तरफ से समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं के चलते ही हमारा राजनीति में जितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए उतना सामने नहीं आ पाता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें समाज के अंदर अपने नेता पैदा करने चाहिए, और अपनी नई पौध को सींचना चाहिए, और उनको राजनीति में तैयार करना चाहिए। न सिर्फ राजनीति में ही, साहित्य में भी ये बात लागू होती है कि जो साहित्य में जो नामचीन पदों पर पहुंच जाते हैं या जो ख्याति लब्ध हमारे साहित्यकार हो जाते हैं, तो उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वे अपनी नई पीढ़ी का इस तरह से उनको सींचे कि वो उनके जाने से पहले ही एक मजबूत दरख्तों में, मजबूत वृक्षों में वो अपना कार्यभार संभाल सके और वो समाज को अपनी छाया और फल दे सके। तो प्रतिनिधित्व साहित्य में हो या राजनीति में हो, और उसके नेतृत्व के बारे में अग्रिम रूप से विचार करना और उस नेतृत्व को अपने नेतृत्व के समाप्त होने से पहले ही तैयार करना बेहद ज़रूरी होता है। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो हमें दोनों ही तरफ से एक तरह से नुकसान उठाना पड़ेगा। गैर दलित पार्टियों में भी नुकसान उठाना पड़ेगा, और दलित पार्टियां जो हैं उन्हें भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब समाज में अगर हम देखते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जातीय भेदभाव का एक जटिल और विकराल ही कहूँगा विकट रूप हमें दिखाई देता है रोटी और बेटी के रूप में। तो रोटी बेटी का जो प्रश्न है कोई आज का प्रश्न नहीं है, बहुत पुराना प्रश्न है, लेकिन अभी तक इसका समुचित समाधान जो कि होना चाहिए था वह नहीं हो पाया है। मित्रों, मैं बात जारी रखते हुए बीच में एक निवेदन करना चाहता हूं कि लैपटॉप में मुझे आपके कमेंट्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो फुल स्क्रीन पर लाइव वीडियो है, तो आपके कमेंट्स के जवाब में बाद में जब ये समाप्त हो जाएगा उसके बाद कोई कमेंट्स ऐसा होगा जो कुछ पूछा जाएगा उसका जवाब मैं बाद में मेंशन कर दूंगा। तो मैं रोटी बेटी के प्रश्न पर बात कर रहा था। तो रोटी के बारे में यद्यपि बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ है कि जब से यातायात का या
एक दूसरे स्टेट्स में रोज़गार के अवसर बढ़े हैं, लोगों की आवाजाही बढ़ी है परिवहन की वजह से, तो उससे रोटी का मसला काफ़ी सुलझा है। लेकिन अभी भी छत्तीसगढ़ में या बिहार में या कुछ ऐसे ऐसे बैकवर्ड इलाकों में अभी भी देखने को मिलता है कि पंगत जो बैठती है, शादी विवाह की हो या किसी भी फंक्शन की हो, उसमें अलग अलग बिरादरी के या जाति के हिसाब से लाइनें या पंगत बैठाई जाती है और उनको अलग अलग ढंग से खाना खिलाया जाता है। तो यानी इस बात से हम पता लगा सकते हैं कि जानते बूझते कोई किसी के साथ रोटी का संबंध उस ढंग से नहीं बनाता है। हाँ, जहाँ एक दूसरे स्टेट में यातायात रास्तों में या दूसरे स्टेट्स में रहते समय जिससे हम वाकिफ़ नहीं होते हैं, उसके साथ हम होटलों पे, ढाबों पे, यहाँ वहाँ हम खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, उठ सकते हैं, सो सकते हैं। लेकिन जिन बैकवर्ड इलाकों में या जिन भी क्षेत्रों में अभी तक उस तरह की रूढ़िवादी परंपराएं हैं, तो उनमें आज भी यह देखने को मिलता है कि अलग अलग समाज की, अलग अलग जाति की जो लोग हैं, वो अलग अलग पंगतों में खाना खाते हैं। तो लेकिन शहरों महानगरों में ये रोटी का संबंध थोड़ा ढीला हुआ है, ये जो है टूटा है। लेकिन बेटी का जो संबंध की बात है, ये अभी तक बहुत ही विकृत रूप में और बहुत ही जटिल रूप में समाज के अंदर मौजूद है। जब हम बेटी के विवाह की या इसके संबंध की बात करते हैं, तो हम इसको दो तरह से समझ सकते हैं। या तो नगरों, शहरों, कस्बों या महानगरों के सापेक्ष इसको बाँट करके देख सकते हैं, और दूसरा इसका डिवाइडेशन हम कर सकते हैं कि साक्षर और निरक्षर जो संबंध होते हैं। तो बैकवर्ड इलाकों में अगर हम देखते हैं, गाँव में, तो वहाँ ज़्यादातर शिक्षा का अभाव मिलता है, तो वहाँ के जितने भी अंतरजातीय विवाह या प्रेमी जोड़े सामने आते हैं, तो जो अंतरजातीय होते हैं, उनको बहुत तरह की समाज में परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। एक तो वो वैसे ही पिछड़े हुए इलाके से होते हैं और खुद भी शिक्षित नहीं होते हैं, तो वो संविधान में जो उनको अंतर्जातीय विवाह का जो उनको अधिकार दिया गया है, उसके प्रति वो उतना जागरूक नहीं होते हैं, तो उस तरह से फाइट भी नहीं कर पाते हैं, और समाज भी उनका इस कदर पुरजोर विरोध करता है कि वो उससे नहीं टकरा पाते हैं। तो ऐसे में होता यही है कि हमें न्यूज़पेपर से या समाचारों के माध्यम से पता चलता है कि कहाँ किस तरह के प्रेमी जोड़ों ने सुसाइड कर लिया, या कि वो जेल में चले गए, या उसमें से किसी एक को मार दिया, गैर दलित समाज के लोगों ने दलित को मार दिया, दलित की बेटी को मार दिया, बेटे को मार दिया। तो इस तरह की घटनाएं हमारे सामने आती रहती हैं। अब शहरों, नगरों, महानगरों में उन साक्षर जोड़ों की जो अंतरजातीय विवाह करना चाहते हैं या कि प्रेम संबंध के आधार पर एक दूसरे के साथ जीवन यापन करना चाहते हैं, तो उसमें भी कोई बहुत सरल चीज़ें सामने नहीं आती हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बहुत जटिल हमें दिखाई पड़ती है। उदाहरण के तौर पे हम अगर बात करें, तो यदि एक लड़की दलित समाज की है और उच्च शिक्षित है, और वह किसी गैर दलित समाज के लड़के को चाहने लगती है, जो कि संविधान भी उसको अधिकार देता है, और उसकी व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है, वह भी उसको अधिकार देती है कि वह ऐसा कर सकती है। लेकिन उसको यहाँ यह विचार करना पड़ेगा कि जो गैर दलित समाज से जो उसको अपना जीवन का पार्टनर बनाना चाहता है, क्या वह तब भी उसको पार्टनर बना सकता था जब वह सुयोग्य ना होती, जब वो बहुत अधिक पढ़ी लिखी ना होती या समझदार ना होती? क्या ऐसा संभव था? ये एक प्रश्न ज़हन में आता है। या योग्य पुरुष योग्य होने के कारण, सुयोग्य होने के कारण ही वो उसकी तरफ आकृष्ट होता है। यानी कि उसमें कहीं न कहीं एक इस तरह की भावना हो सकती है कि वो स्वार्थ पे डिपेंड करती हो। तो दूसरा कंडीशन ये हो सकती है कि जो दलित लड़के हैं और वो बहुत सुयोग्य हो गए हैं, साक्षर हो गए हैं, और वो अच्छी जॉब भी उन्होंने हासिल कर ली है, और कोई गैर दलित लड़की उसकी तरफ आकृष्ट होती है, तो यह बहुत हद तक संभावना बढ़ जाती है कि वह हो सकता हो कि उसके पद से, उसकी शिक्षा से, या उसके जो उसने मेहनत और संघर्ष से जो मुकाम हासिल किया है, उसके अनुसार अपने आप को उससे जोड़ कर के सुरक्षित देखती हो।
तो उसमें भी कहीं न कहीं एक आकर्षण और एक सुरक्षा का भाव या एक स्वार्थ की थोड़ी बहुत भावना मिली हुई होने की जो है आशंका बनी रहती है। तो इन आशंकाओं से निपटने का वैसे तो कोई समाधान नज़र नहीं आता है, लेकिन हमें इस संबंध में बशर्ते हमें संविधान आज़ादी देता हो, लेकिन इस तरह के अंतर्जातीय विवाह को यह देखना ज़रूरी होगा, चाहे वो दलित लड़की हो, चाहे वो दलित लड़का हो, कि वह कहाँ से उसने खाद पानी लिया है और किस समाज से वो आया है, किस समाज ने उसको सपोर्ट किया है और किस बैकग्राउंड से वो आया है, और सारी की सारी मेहनत और खाद पानी वहाँ से लगी है, तो जब वह पेड़ में तब्दील होता है तो उसके फल कौन खा रहा है, इस तरफ देखना होगा। यद्यपि हम इस पे ज़्यादा बाउंडेशन नहीं बना सकते, क्योंकि विवाह एक व्यक्तिगत अधिकार है, लड़की की तरफ से भी और लड़के की तरफ से भी, और संविधान भी इजाज़त देता है और कोर्ट मैरिज की व्यवस्था भी की गई है। बावजूद इसके कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि बहुत से रिश्ते बाद में चल कर के बिगड़ जाते हैं, वो इन्हीं कारणों से बिगड़ते हैं कि वे कहीं ना कहीं स्वार्थ पे डिपेंड करते हैं। तो किसी भी पढ़ी लिखी दलित लड़की को या दलित लड़के को इस तरफ कदम बढ़ाने से पहले कुछ देर छिटक करके यह सोचना चाहिए कि कहीं केवल और केवल कोई व्यक्ति सेफ जोन में आने के लिए तो उसे अपना पार्टनर नहीं बना रहा है, वह उस प्रेम पे डिपेंड है या कि वो किसी स्वार्थ पे डिपेंड है। इन सब बारों में विचार करके ही इस तरफ आगे कदम बढ़ाना चाहिए। तभी रोटी बेटी बेटी का जो मसला है, अंतर्जातीय विवाह की जो गुत्थी है, उसमें हम शिकार होने से बच सकेंगे। और जब तक बेटी का जो संबंध है, जब तक वह समाज में इस कदर स्वीकार्य न हो जाए कि उसमें जिस तरह से दूसरे रिश्ते बन किए जाते हैं, अरेंज भी और लव भी, तब तक तो हमें इस बारे में विचार करना ही चाहिए कि जब तक उसे सामाजिक और सामूहिक स्वीकृति नहीं मिलती है, तब तक हमें इस बारे में थोड़ा सा ठहर कर विचार करने की आवश्यकता है। अन्यथा मैं तो व्यक्तिगत तौर से ये कहना चाहूँगा, ज़रूरी नहीं कि हर कोई इसी को माने या इसी को फॉलो करे, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक समाज में जाति यथावत बनी हुई है और इसका कोई तोड़ हमें नहीं मिल जाता है, तो उन योग्य दलित लड़कों और लड़कियों को भी अपनी छाया, अपने फल अपने समाज को देने चाहिए। मैं इससे जाति को मजबूत नहीं कर रहा हूँ और मैं किसी के व्यक्तिगत अधिकार का भी इसमें हनन नहीं करना चाहता हूँ। हर व्यक्ति अपने विवेक से कार्य कर सकता है, लेकिन इस बारे में भी विचार किया जाना ज़रूरी है, क्योंकि केवल आपको इस्तेमाल के लिए, केवल आपके आपके आपकी आर्थिक इनकम अधिक है या कि आप बड़े पद पे पोस्टेड हैं, उसके आधार पर यदि कोई आपको अपना संबंधी बनाना चाहता हो, अपना पार्टनर बनाना चाहता हो, तो इसमें बहुत सारे आगे चल के उनमें परेशानियां भी आ सकती हैं। तो बहरहाल ना आए तो अच्छी बात है, और शिक्षित युवक अपने फैसले ले सकते हैं, लेकिन उसको इस तरफ से भी अगर वो विचार करे तो शायद कुछ जोखिमों से बचा जा सकता है। एक परेशानी दोस्तों समाज के अंदर नाम को और जो उपनाम होता है, यानी नेम और सरनेम की जो होती है समाज के अंदर, वह भी बहुत बड़ी त्रासदी हमें देखने को मिलती है, और उसके आधार पर भी समाज के अंदर बहुत अधिक जातीय भेदभाव बढ़ता जाता है। सरनेम की बात में जब विचार करता हूँ तो मुझे ओम प्रकाश वाल्मीकि की जूठन में दर्ज हुए त्रासदियाँ याद आ जाती हैं, जिसमें वाल्मीकि नाम होने की वजह से उन्होंने कितनी तरह की परेशानियाँ उठाई। ये परेशानियाँ सामाजिक भी थी और ये परेशानियाँ पारिवारिक भी थी। पारिवारिक परेशानियाँ होने के दूसरे कारण थे और सामाजिक परेशानियाँ होने के दूसरे कारण थे। समाज में चूँकि जातीय भेदभाव अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है, तो इसलिए वाल्मीकि नाम से नाक भौं सिकोड़ी जाती है। परिवार में इस सरनेम से परेशानियाँ ये थी कि इससे जो हमारे अंदर अपनी ही जाति को लेकर के जो हीन भावना होती है, वह हीन भावना बहुत सिरे से गलत होती है, लेकिन देखने में ये आता है कि पढ़े लिखे दलितों में भी और दूसरी निरक्षर दलितों में भी ये समस्या होती है कि वह अपनी जाति को लेकर के कुंठित होता है या हीन भावना से ग्रसित होता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने इसके उदाहरण दिए थे कि समाज में उन्हें इस नाम की वजह से कितनी तरह की परेशानियां उठानी पड़ी। जहाँ भी वो जाते थे, वाल्मीकि नाम होने से जो है परेशानियां उठानी पड़ती थी। इवन उन्हें
किराए पर कमरा तक नहीं मिलता था, केवल वाल्मीकि सरनेम होने की वजह से। और परिवार में भी इस तरह की दुर्घटनाएं घटती थी कि उनकी सगी भतीजी की जब शादी हुई तो कार्ड पर उनका नाम इसलिए नहीं छापा गया कि समाज को पता चल जाएगा कि शादी जो है वो वाल्मीकि समाज के लोगों में है। तो इस तरह की परेशानी यानी पारिवारिक यानी सामाजिक, अब सामाजिक है और पारिवारिक है, यानी अपने समाज की भी है और गैर दलित समाज की भी है। तो नाम और सरनाम की ये समस्या, सरनेम की जो है इस तरह की समस्याएं जातीय भेदभाव के कारण ही हमारे सामने आती है। जबकि देखने में ये आता है दोस्तों के नाम जब हम देखते हैं, गैर दलितों के नाम देखते हैं तो उनके नाम में ही जाति इंक्लूड होती है। आप किसी भी सवर्ण का नाम उच्चारित करके देख लीजिए, चाहे वह त्रिवेदी हो, चतुर्वेदी हो, शुक्ला जी हो, वर्मा हो, शर्मा हो, या जो भी इस तरह के नाम होते हैं उनमें उनकी जाति इंक्लूड होती है, चौधरी हो, त्यागी हो, लेकिन वहाँ किसी को कोई समस्या नहीं होती है। तो फिर दलित समाज ही जब सरनेम अपनी इस तरह की आइडेंटिटी का लगाता है तो उसी को क्यों यह क्या कहा जाता है कि ये जातिवादी नाम है और ये जातिवाद को फैलाया जाता है इससे। इसी तरह हम देखते हैं कि जो पार्टी है या संगठन जो बनाए जाते हैं उसमें भी नाम को लेकर के बड़ी परेशानियाँ आती है। यानी इस देश के अंदर कृष्ण सेना हो सकती है, शिव सेना हो सकती है, इसमें बजरंग दल हो सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे संगठन हो सकते हैं, लेकिन यदि भीम आर्मी बनाई जाती है तो उस पर ये आक्षेप लगाया जाता है कि यह जातिवादी संगठन है। तो ऐसा क्या है कि गैर दलित लोग संगठन बनाते हैं, नाम में सरनेम में जाति को इंक्लूड करते हैं, और गैर दलित जब इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ को तो वह जातिवाद का प्रतीक कैसे बन जाता है, यह एक प्रश्न खड़ा होता है। जबकि हम यह देखते हैं कि बहुत से गैर दलित लोग अपनी बाइक के पीछे लिखते हैं क्षत्रिय ब्राह्मण, और टी शर्ट पे लिखते हैं, कार पे लिखते हैं। तो फिर द ग्रेट लिखने से शब्बीरपुर जैसी त्रासदियाँ हमारे सामने क्यों आती है, यह प्रश्न उठता है। तो नेम और सरनेम की वजह से भी जातीय भेदभाव समाज में बहुत जटिल रूप से सामने आता है, और इनसे निपटने का भी शायद हमारे पास अभी कोई समुचित उपाय नहीं नज़र आता है। आरक्षण को, एससी एक्ट को, इन सब बातों को लेकर के भी जो भ्रम फैलाए जाते हैं, उन भ्रमों के कारण भी हमारे समाज को बहुत सारे जातीय भेदभाव जो है झेलने पड़ते हैं, सहन करने पड़ते हैं, और हम उसका शिकार होते हुए भी कुछ नहीं कर पाते हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ पैदा होती है कि जब जातिवादी होने का ठीकरा भी हम ही के सर पर फोड़ दिया जाता है। यद्यपि जातिवाद के शिकार हम होते हैं, उससे परेशानी हमें होती है, उसकी वजह से रोज़गार हमें नहीं मिलते हैं, ठीक से आरक्षण भी हमारा भला नहीं कर पाता है। तो तमाम तरह की जातीय भेदभाव की सारी समस्याएं हमें झेलनी पड़ती है। उसके बावजूद भी जातिवादी होने का ठीकरा जब भी हम सामूहिक रूप से कोई संगठन बनाते हैं या नाम में सरनेम इस्तेमाल करते हैं तो वो जातिवादी होने का ठीकरा हमारे ही सर पर फोड़ दिया जाता है। यह एक अजीब सी किस्म की राजनीति होती है जाति को लेकर के, और समाज में ये इस ढंग से व्याप्त रहती है कि वह हमें दिखाई भी देती है, समझ भी आती है, लेकिन हमारी पकड़ में नहीं आती है। उसकी पकड़ का या उस समस्या के समाधान का कोई भी सूत्र हमारे हाथ नहीं लगता है। हम केवल लिखते पढ़ते रह सकते हैं और अपने संघर्ष के माध्यम से हम आगे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो जातीय भेदभाव के कई रूप थे, जिसमें शिक्षा और रोजगार के संबंध में हम सॉर्ट आउट करके कह सकते हैं कि वहाँ हमें उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है। हम साहित्यिक संस्थाओं और संगठनों के माध्यम से हम कह सकते हैं कि उसमें जब भी किसी ऊंचे पद की और उसकी बात होती है तब हमें उपेक्षाओं को का शिकार होना पड़ता है। राजनीति में प्रतिनिधित्व के सवाल पर हम दोस्तों कह सकते हैं कि हमें ज़्यादातर अभी तक जो भी हमारे उच्च पदों पर राजनेता उभर कर के सामने आए हैं वो ज़्यादातर हमारे ही समाज के बरक्स जो है उनको एक राजनीतिक मोहरा या चेहरा के रूप में उनका इस्तेमाल किया जाता है और इस समाज के तुष्टीकरण का प्रयास किया जाता है। और रोटी बेटी के बारे में तो है ही कि रोटी के बेशक बंधन ढीले हुए हो, लेकिन बेटी का बंधन अभी किसी भी रूप में ढीला नहीं हुआ है। और उसमें आज भी ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी जो है वो विरम कहानी या ग्रहण कहानी, उसमें गैर दलित जो है दलितों से छुपे
छुप करके रिश्ते कायम कर सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं, लेकिन वो सामाजिक स्वीकृति उनको नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि समाज ने अभी उसको उस ढंग से जो स्वीकृति दी जानी चाहिए थी वह नहीं है। तो इसलिए बेटी के संबंध में ये परेशानियां आज भी हूबहू बनी हुई है। शहरों में भी, नगरों में भी, कस्बों में, बैकवर्ड इलाकों में, हर जगह इस तरह की परेशानियां आज भी उतने ही विकट रूप में बनी हुई है। और आरक्षण का जो हो हल्ला मचाया जाता है, तो उसमें तो आप सब जानते ही हैं कि कैसे वो इसको एक खैरात या एक अनुदान या एक दया मान करके चलते हैं, जबकि यह एक भाई के हिस्सेदारी का प्रश्न है। कोई भी पिता, जो भी इस देश का जो प्रथम पुरुष हो या राष्ट्रपति हो या कि प्रधानमंत्री हो, तो उसका हक बनता है कि वह इस देश के सभी भाइयों को बराबर संसाधन, बराबर अवसर दें। तो आरक्षण उसी तरफ उसका ध्यान आकर्षित करता है। लेकिन आरक्षण का क्या हल किया जाता है, कितने लोग हमारे आरक्षण के माध्यम से सामने आते हैं, और जो आ जाते हैं तो उनको भी यह माना जाता है कि ये प्रतिभा के दम पर नहीं, अपनी शिक्षा के दम पर नहीं, अपनी योग्यता के दम पर नहीं, आरक्षण के दम पर आए हैं। आरक्षण एक हिस्सेदारी है, और हिस्सेदारी में ज़मीन मिल सकती है, लेकिन ज़मीन को बोना वो हिस्सेदारी में नहीं आता है। ज़मीन को बोना, उस पर महल खड़ा करना या फसल उगाना, वो मेहनत और संघर्ष से आता है, और दलित समाज उसमें पर्याप्त संघर्ष करता है। अपने जीवन की बंजर ज़मीन को वह खुद जोतता है, उसमें फसल उगाता है और खुद स्टैंड करता है। उसमें उसकी कोई भी किसी भी तरह की सरकारी या गैर सरकारी उसमें सहायता नहीं मिलती है। तो इसलिए उसकी प्रतिभा पे कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। जैसा कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि ये प्राथमिक दर्जे की प्रतिभा वाले लोग होते हैं, और इनकी प्रतिभा पे किसी भी तरह का सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये तो बात थी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जातीय भेदभाव की, जो कई विकट रूपों में वर्तमान समय में हमारे सामने आता है, जिनसे पर्याप्त सचेत रहने की आवश्यकता है, और इनके लिख पढ़ कर के और और भी अपने अपने स्तर से इनके उपाय खोजते रहने की आवश्यकता है। अपना बचाव इनसे करते हुए और इनसे सुरक्षित रहते हुए, इनका ध्यान रखते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ऐसे में हमें दो ही चीज़ें हमारे काम आ सकती हैं, अम्बेडकर की विचारधारा और हमारे अपनी शिक्षा, शैक्षिक योग्यता। तो अम्बेडकर की विचारधारा यदि नाव है, तो हमारी अपनी शिक्षा, अर्जित की गई योग्यता पतवार है। हम उसके माध्यम से इस समाज में अपनी जगह बनाने में कामयाब हो सकते हैं। दूसरा बात मैं करना चाहता हूँ मित्रों कि कई लोगों को अभी मेरे बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है, और मैंने कुछ खास किया भी नहीं है, तो इसलिए मैं इससे कोई शिकायत भी नहीं करता हूँ। मैं आपके अपने बारे में थोड़ा सा बता करके अपनी एक दो कविताएं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करके फिर आपसे विदा लूँगा। तो मेरा जन्म ककरौली, कस्बा ककरौली में हुआ। ये उत्तर प्रदेश के ज़िले मुजफ्फरनगर में एक कस्बा है, उसमें मेरा जन्म हुआ था 1986 में, 18 जून 1986 में। हमारी ज़्यादातर शिक्षा जो है ननिहाल में हुई। यह गांव है वहलना। वहलना मुजफ्फरनगर सिटी से लगा हुआ है, और यही हमने अपनी आरंभिक शिक्षाएं एक तरह से शुरू की, और उच्चतर शिक्षा भी हमने वहीं से CCS यूनिवर्सिटी, HD डिग्री कॉलेज वगैरह मुजफ्फरनगर के जो संबंधक कॉलेज थे उनसे प्राप्त की है। स्टार्टिंग से ही मैंने अपनी शिक्षा के दौरान ही ये बहुत बचपन से ही चीज़ें महसूस करनी शुरू कर दी थी कि जो मैंने उदाहरण भी दिया था कि अम्बेडकर की मूर्ति लाई गई थी, और हम अम्बेडकर का चेहरा देखने के लिए कोई पाठ या फ़ोटो अपनी स्कूल की किताबों में, अर्ली एज वाली जो किताबें थी हमारी, कक्षा 6-7 की, 5-6-7 की, उसमें खोजा करते थे, तो उसमें नहीं मिला करता था, तो वहाँ से चीज़ें बन गई थी। लेकिन हमारे गांव में उस दौरान भंते आया करते थे, बौद्ध भंते। तो बौद्ध भंते किसी जो बौद्धिस्ट थे उनके घर ठहरते थे, और रात में वो अपने बौद्ध की शिक्षाएं दिया करते थे और दीक्षाएं दिया करते थे। मेंबर्स भी बनाते थे, सदस्यता दिया करते थे बौद्ध धर्म की। तो उनसे कुछ परिवार हमारे पड़ोस के जुड़ गए थे। जब वे बौद्ध भंतों की शिक्षा से प्रेरित हुए और उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो वे नागपुर भी जाने लगे, और नागपुर से वे कुछ कैसेट लाने लगे, जिसमें भीमराव अंबेडकर के भजन हुआ करते थे, रविदास के जीवन के बारे में भजन हुआ करते थे, और इन सब बातों पे भी गीत हुआ करते थे कि किस तरह से जो ब्राह्मण देवता है उन्होंने किस किस तरह के
कारनामे किए दलित समाज को पिछाड़ने के लिए, वो सारे किस्से भी उन कैसेटों के माध्यम से हमें सुनने को मिला करते थे। तो हमारी चेतना तो वहीं से बननी शुरू हो गई थी इस संबंध में। लेकिन पढ़ते-पढ़ते जब हम 2008 में आ पहुँचे, तो हमने पहली बार ओम प्रकाश वाल्मीकि को एक कार्यक्रम में मुज़फ़्फ़रनगर वो आए थे किताब के विमोचन में, उसमें उनको सुना, और तब जा कर के 2008 में हमारा दलित साहित्य से परिचय हुआ। तो जो हिंदू संस्कृति सी थी उसके प्रति तो अलगाव, एक किस्म का थोड़ा-थोड़ा अलगाव जो है वो उस समय बचपन में ही बनना शुरू हो गया था। लेकिन दलित साहित्य से पहचान जो बनी वो 2008 में आकर के ओम प्रकाश वाल्मीकि को सुनने के बाद बनी। और उसी कार्यक्रम में मैंने देखा कि कैसे, जबकि ओम प्रकाश वाल्मीकि ने जयशंकर प्रसाद की कामायनी पे वैज्ञानिक दृष्टि से प्रश्न उठाए थे, कि उन्होंने शुरुआती पंक्तियों में एक फाल्ट बताया था कि पंक्तियाँ थी कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा प्रलय प्रवाह। तो इन पंक्तियों को उन्होंने कहा था कि इसमें वैज्ञानिकता का अभाव है। वैज्ञानिकता का अभाव इस तरह से ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने बताया था कि एक तरफ तो हिमगिरी है, ऊपर से शीतल प्रवाह यानी हवा बह रही है, ऐसे में भी शीतल छाँव में कोई कैसे बैठ सकता है? तो इतनी मारी सर्दी के वो धूप खोजेगा, वो छाँव में नहीं बैठेगा। तो इस तरह के बहुत सारे वैज्ञानिक प्रश्न उन्होंने कई कई संदर्भों में उठाए थे, लेकिन जिससे सभागार में उपस्थित जो गैर दलित थे, सवर्ण मानसिकता के थे, ब्राह्मणवादी मानसिकता के कह सकते हैं, वो काफ़ी बुरा मान गए थे, और उन्होंने बहुत एग्रेसिव विरोध किया था ओम प्रकाश वाल्मीकि का। तो उस समय जो है मुझे पढ़ते हुए झटका लगा था। मैं बीए सेकंड ईयर का विद्यार्थी उस समय था। तो मुझे ये झटका लगा कि वह अपनी बात रख रहा है, तो लोग इतना एग्रेसिव विरोध कैसे कर सकते हैं? बात रखी जा सकती है, तरीके से अपने तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन उनका बहुत एग्रेसिव विरोध हुआ था, और उससे मुझे झटका लगा, और फिर मैंने दलित साहित्य के बारे में सोचना और पढ़ना, विचार करना शुरू किया। तब से फिर मैं पढ़ते-पढ़ते यहाँ दिल्ली पहुँचा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने पीएचडी किया है, और 1-2 किताबें भी मेरी आई है, 2 आलोचना की किताबें हैं, और एक किताब जो मेरी अभी आई है, पिछले वर्ष आई थी बोधि प्रकाशन से, हमारे गाँव में हमारा क्या है। यह मेरी आत्मकथात्मक कविताओं का संग्रह है। इसमें 41 कविताएँ हैं, और सारी बचपन की जो अर्ली एज है, 8वीं से पहले की, उस समय को केंद्र में रख कर के ये सारी कविताएँ लिखी गई हैं। तो एक तरह से जयप्रकाश करदम ने जो कहा है कि ये दलित साहित्य में काव्यात्मक आत्मकथा है, ऐसा ही कुछ सभी ने माना है कि यह संभवतः जो लेखक आलोचकों की राय है उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहूँगा। आप इसे स्वयं पढ़ सकते हैं। मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। ये पुस्तक ये है, हमारे गाँव में हमारा क्या है, ये है। तो ये तो था मेरे बारे में। अब मैं 2-3 कविताएँ, छोटी-छोटी कविताएँ हैं, वो पढ़ना चाहूँगा, और फिर आपसे विदा लेना चाहूँगा। तो मेरी पहली कविता मैं इसी से पढ़ता हूँ। तीनों कविताएँ जो हैं वो अलग-अलग संदर्भों में हैं। जैसे पहली कविता जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये कविता हमारे समाज की आर्थिक और सामाजिक दशा को दिखाने वाली कविता है। दूसरी कविता जो मैं पढ़ूँगा वो हमारे समाज के श्रम की और उसके महत्व को दर्शाने वाली कविता होगी, और तीसरी कविता हमारा और हमारे समाज के वजूद और अस्तित्व को दर्शाने वाली कविता होगी। ये 3 कविता मैं अलग-अलग कविताएँ, अलग-अलग पृष्ठभूमि की यहाँ पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। तो पहली कविता मेरी इसी किताब से है, और टाइटल कविता मैं पढ़ रहा हूँ, हमारे गाँव में हमारा क्या है। 8 बाई 10 के कड़ियों वाले कमरे में पैदा हुए, खेलना सीखा तो माँ ने बताया, हमारे कमरे से लगा कमरा हमारा नहीं है। 10 कदम की दूरी के बाद आंगन दूसरों का है। हर सुबह दूसरों के खेतों में फारिग होने गए तो पता होता कि खेत किसका है। उसके आ जाने का डर बराबर बना रहता, मगर तोहर के पापड़ों पर लपके या गन्ने पर रीझे तो माँ ने आगाह किया, खेत वाला आ जाएगा। दूसरों के कुबाड़े से माचिस के ताश चुपकर खेले, दूसरों के कूड़ियों से पपैया फाड़कर बजाया, दूसरों के खेतों से बथुआ तोड़कर लाए, आलू चुग कर लाए दूसरों के खेतों से ही, गन्ने बुआते, धान रोपते, काटते, दफन होते रहे हमारे पुरखे,
दूसरों के खेतों में ही। ये खेत मलखान का है, वो ट्यूबवेल फूल सिंह की है, ये लाला की दुकान है, वो फैक्ट्री बंसल की है, ये चक धुम्मी का है, वो तापड़ चौधरी का है, ये बाग खान का है, वो कोल्लू पठान का है, ये धर्मशाला जैनियों की है, वो मंदिर पंडितों का है। कुछ इस तरह जाना हमने अपने गांव को। हमारे गांव में हमारा क्या है, ये हम आज तक नहीं जान पाए। तो दोस्तों, ये तो मेरी टाइटल कविता थी। दूसरी कविता जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, उसका शीर्षक है कूड़ी के गुलाब। कूड़ी बहुत से लोग नहीं समझते होंगे, कई जगह इसको घूरा बोलते हैं। घूरा, घूरा जो बाहर, गांव के बाहर जो कचरा डाला जाता है, जो बड़ा ढेर हो जाता है, जो बाद में खेतों में खाद पानी के लिए डालते हैं, उसको हमारे यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कूड़ी बोलते हैं। और कूड़ी के बारे में मेरा विचार यह है कि कई बार उस पर गुलाब का कोई पौधा उगाता है, कोई कलम लग जाती है, तो उस पर फूल जब खिल जाता है, तो वैसा ही हमारे समाज से आने वाले जो प्रतिभा संपन्न, जो विद्यार्थी कह लीजिए या कोई भी अधिकारी कह लीजिए, वो जो आते हैं वो उसी तरह से उस समाज में से आते हैं, और उनको कोई माली संवारता नहीं है, उनको बोता नहीं है ज़मीन में ठीक से, उन्हें खाद पानी नहीं देता है, तब भी वे फलते हैं, फूलते हैं। तो इसी को आधार बना कर के एक कविता लिखी गई है, कूड़ी के गुलाब। हम गमले के गुलाब की तरह नहीं, कुकुर मुत्ते की तरह उगे। माली के फव्वारे ने नहीं सींची हमारी जड़ें, हमारी जड़ों ने पत्थर का सीना चीर खोजा पानी कुटज की तरह। कुम्हार के हाथों ने नहीं गढ़ा, वक्त के थपेड़ों ने संवारा हमें। किसी की उंगली पकड़ने से ज़्यादा हम अपनी ठोकरों से संभले। हमारी हड्डियों ने कैल्शियम गोलियों या सिरप से नहीं, मिट्टी खाकर प्राप्त किया। जमीन पर नंगे पांव चलते या तसले से, करने की करड़ करड़ से आज भी नहीं किटकिटाते हमारे दांत। मिट्टी में जन्मे, मिट्टी में खेले, मिट्टी खाकर पले बढ़े, इसलिए मिट्टी से गहरा रिश्ता है हमारा। बेशक आसमान का इंद्रधनुष कोई हो, जमीन पर गुदड़ी के लाल, कूड़ी के गुलाब हम ही हैं। तो मित्रों, ये दूसरी कविता थी जो हमारे समाज के श्रम और उसके महत्व को दर्शाती है। और तीसरी कविता मैं आखिरी कविता के तौर पे ये पढ़ना चाहता हूँ कि हमारा वजूद है, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। कितनी भी कोशिशें की जाएं, हम रहे थे, रहे हैं और रहेंगे। उसी को आधार बना करके अपने पुरखों को समर्पित एक कविता मैंने लिखी है, जिसका शीर्षक है जीवंत दस्तावेज। तो ये मेरी आखिरी कविता है दोस्तों। मैंने तुम्हें बक्से में ढूंढा, शायद तुम्हारा कोई फोटो हो, नहीं मिला। घर में कभी नहीं रही कोई एल्बम, अखबारों में भी कहाँ छपे तुम। जो ढूंढता कतरने, अखबार तो घर आया तक नहीं। आता भी क्यों, तुम पढ़े लिखे ही कहाँ थे। स्कूल, मंदिर, धर्मशालाओं के शिलालेखों में नहीं मिला तुम्हारा नाम। मिलता भी कैसे, तुमने थोड़े ही बनवाया था इन्हें। ईंट गारा पकड़ाने वालों की कहानी कहाँ लिखी जाती है शिलालेखों में। हड़प्पा, सिंधु, मोहनजोदड़ो, हर सभ्यता घाटी में मौजूद थे तुम, लेकिन किसी की खुदाई में नहीं मिले तुम्हारे अवशेष। तुम्हारे किस्से ताम्रपत्रों, सिक्कों, मोहरों या किसी प्रशस्ति पत्र पर गुदे नहीं मिले। धर्म की, साहित्य की, इतिहास की किसी किताब में नहीं तुम्हारा उल्लेख, न कम न ज़्यादा। स्कूल से लेकर खत्ते खतौनियों तक के रजिस्टर में नहीं चढ़ाया गया तुम्हारा नाम। फिर भी मैं जानता हूँ तुम थे, आज भी हो मेरी शक्ल में। मैं तुम्हारे होने का सबूत हूँ, लाख मिटाए जाने के बाद जीवंत दस्तावेज हूँ तुम्हारे होने का। तो दोस्तों, हमारा समाज संघर्ष करता रहे, अपने हिस्से की लड़ाई लड़ता रहे, और इस समाज से बाबा साहब के बदौलत हमें बहुत कुछ मिल भी गया है, लेकिन अभी बहुत कुछ मिलना बाकी है। अभी हमारी मंजिल बहुत दूर है। हमें संघर्ष करना है और अपने आंतरिक अंतर्द्वंद्वों को दूर करते हुए, आंतरिक विरोधाभासों को समझते हुए
अपने संघर्ष को जारी रखना है ताकि हम अपने समाज को और स्वयं को आगे ले जा सके, और हमें केवल अपनी महत्वाकांक्षाओं से या किसी प्रकार की मठाधीशी से नहीं जुड़ना चाहिए। हमें अपने समाज की जो सामूहिक चेतना है उसके अनुसार विचार करना चाहिए, उसके अनुसार ही आगे बढ़ना चाहिए, उसके अनुसार ही तमाम निर्णय लेने चाहिए। और इस संबंध में सटीक रूप से बने रहने और आगे बढ़ने में अम्बेडकर से ज़्यादा सहायक कोई दूसरा राजनेता, चिंतक या दार्शनिक हमारा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, अम्बेडकरी विचार के माध्यम से और दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र को समझते हुए हम रचें, लिखें और बढ़ें। जय भीम दोस्तों। आपके सभी कमेंट्स को मैं देख करके वीडियो पर उसके जवाब लिखित में भेज दूँगा। लैपटॉप पे नहीं दिख रहे थे, तो उस वजह से मैं पढ़ भी नहीं पाया और देख भी नहीं पाया। तो मैं यहाँ अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। पुनः जय भीम दोस्तों।